हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग की थ्योरी की, जिसमें हमने अकाउंटिंग का चैप्टर 1 लिया है, जिसके अंदर हम मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, यूजर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये जो चैप्टर है आपके लिए, फिर आप यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB, बीकॉम, एमकॉम, आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप इजिली क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप थ्योरी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की, कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। देखिए, accounting is the means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms। देखिए, अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर किए जा रहे हैं उनको कलेक्ट करना, यानी कि उनको इकट्ठा करना कि कौन कौन सा कब कब किया गया है। समराइज करना, समराइज का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि उनको आप इस तरह से प्रिपेयर करके रखें, इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन बना के चलें, जिससे कि अगर किसी भी पार्टी को जरूरत हो, फिर चाहे वो इंटरनल पार्टी हो या एक्सटर्नल पार्टी, उसके लिए यूजफुल रहे। एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना उसकी। और वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे? मॉनेटरी एस्पेक्ट वाले होंगे, यानी कि जिन जिनको हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में शो कर पाए, बता पाए, सिर्फ वही होंगे। यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसके अंदर शो नहीं किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, यानी कि ये सारी चीजें क्या होंगी? बिजनेस के रिगार्डिंग होंगी। बिजनेस से कंसर्न कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना आता है हमारा अकाउंटिंग के अंदर। दूसरे शब्दों में बात करें तो अकाउंटिंग इज अ वेरी डायनेमिक प्रोफेशन, मतलब एक डायनेमिक प्रोफेशन है ये, विच इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग इटसेल्फ टू वेरीज नीड्स ऑफ यूजर्स। यानी कि इसको डायनेमिक प्रोफेशन क्यों बोला गया है? इसके अंदर इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है जिससे कि जो भी इससे रिलेटेड पार्टीज हैं उनके लिए ये हेल्पफुल बन सके। अब देखिए, इंटरनल पार्टी के लिए भी अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्सटर्नल पार्टी के लिए भी। तो उन दोनों पार्टी के लिए ये सारे जो भी हम रिकॉर्ड्स कर रहे हैं वो हेल्पफुल रहे, ये सारी चीजें करना इसके अंदर आता है। दोनों पार्टी के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए डायनामिक प्रोफेशन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको इसका मीनिंग क्लियर है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। देखिए, इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है इस अकाउंटिंग के बारे में। Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating information to permit judgment and decisions by the users of account। यानी कि देखिए, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उनको मेजर करते हैं, क्या उनका कितना उसमें अमाउंट लगा, ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं। कम्युनिकेट की जाती हैं इंफॉर्मेशन, जो भी इसके यूजर्स हैं उनको बताया जाता है कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथ ही साथ इस पे जजमेंट और डिसीजन भी लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में 1 लाख का हुआ है, कोई भी मशीनरी है वो परचेस करिए 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब वहां पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये मशीन 1 लाख रुपए की है, तो इसको खरीदना कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं। कितने साल में हम इससे जो प्रोडक्शन करेंगे वो 1 लाख हम रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी मशीन है, आप उसको परचेस कर रहे हैं तो यही सोचकर परचेस कर रहे हैं कि यहाँ इससे जो प्रोडक्शन होगा उससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा। अगर उससे इतना प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पर क्या करेंगे? हम उस मशीन को नहीं खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पर ये देखा जाता है कि किसी भी तरह का हम कोई भी जजमेंट ले रहे हैं तो वहां पर हम जितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें रिकवर होगा या नहीं, और अगर होगा तो वो कितने टाइम में होगा। अगर वो रिकवर हमारा 10 साल में हो रहा है तो बिल्कुल वेस्ट है हमारे लिए, लेकिन वही रिकवर हमारा 1 या 2 साल में हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सारे डिसीजंस इसके बेसिस पे लिए जाते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, कहीं और हमें अपनी ब्रांच ओपन करनी है, तो ये सारे डिसीजंस किसके बेसिस पर होंगे? ये हमारे अकाउंट्स के बेसिस पर होंगे, अगर हम अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो। तो अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसके बेसिस पर ही हमारा अकाउंटिंग किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे, जिसके बेसिस पर आप काउंटिंग के मीनिंग को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट आता है इसमें आइडेंटिफाइंग एंड द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। फर्स्ट तो देखिए हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस तरह के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सचेंज की बात की जा रही है, जिसमें आप कुछ रिसीव कर रहे हैं कोई सेक्रीफाइस करके वैल्यू को, सेक्रीफाइस वैल्यू का मतलब यहाँ पर यह अगर आपने कुछ भी अमाउंट उस ट्रांजेक्शन में दिया है, तो वहां पर आपको उस जो भी एक्सचेंज किया उसमें क्या रिसीव हुआ, आपने जो भी सेक्रीफाइस की वैल्यू उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना हमारा अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उस इवेंट को, क्या चीज हुई उस कंपनी में, और ये सारी चीजें किसके बेसिस पर होनी चाहिए? इकोनॉमिक बेसिस पर। इकोनॉमिक बेसिस क्यों यहाँ पर मैं बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो जहाँ पर फंड की, मनी की बात की जा रही है, सिर्फ वही इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिक होना चाहिए। सेकंड आता है रिकॉर्डिंग। अब देखिए ये अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग इसका बेसिक फंक्शन है। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? फाइनेंशियल बेसिस पर होते हैं। उनके हमारे पास एविडेंस होते हैं, जैसे कि सेल्स बिल हो गया, पासबुक हो गया। तो इन सारे एविडेंस के बेसिस पर उन सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए इनके रिकॉर्ड करना ही हमारे रिकॉर्डिंग कहलाता है, जो कि बेसिक फंक्शन है हमारे अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लासिफाइंग। अब देखिए, अब हमने सारी चीजों को रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? उनको रिकॉर्ड हमें सिस्टमेटिक वे में करना है। ऐसा नहीं है कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हमने कहीं भी रिकॉर्ड कर लिया। इनकी प्रॉपर बुक बनाई जाती है, और जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिस बुक से रिलेटेड, उसी बुक में नोट किए जाते हैं। आपने बुक्स पढ़ी होंगी, सेल्स बुक्स, परचेस बुक, कैश बुक, इस तरह की बुक्स आपने पढ़ी होंगी। तो उन बुक के अंदर उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स जिससे रिलेटेड है, उसमें वहां पर उसको रिकॉर्ड करना हमारा क्लासिफाइंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर यहाँ पर देखिए, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे हैं क्लासिफाई करके, उनको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करना, उनको प्रेजेंट करना हमारा समराइजिंग कहलाता है। अब ये समराइजिंग क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है, अगर हम सिस्टमेटिक वे में उसको पूरा समराइज करके लिखेंगे कि इस डेट के ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, और नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डेट डालकर हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो इससे क्या होगा? जो हमारी पार्टीज है, इंटरनल पार्टी जो स्टाफ होता है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल पार्टी जैसे कि जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, तो इनको हेल्प मिलती है उन सबको चेक करने में। फिर आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग देखिए, ये हमारा यहाँ पे मेथोडिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है डेटा का। इसका मेन पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना एनालाइज के अंदर कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या हम वीक हैं। तो ये सारी चीजें चेक करना एनालाइज के अंदर आता है, क्योंकि एनालाइजिंग में क्या होता है, हमें पता चलता है कि अब हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी की वीकनेसेस क्या है, जिससे कि हम उस पर काम कर पाए। इसके बाद एनालाइजिंग के बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, जो कि होता है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है? हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजों को, जो भी हमने एनालाइज में फाइंडिंग्स निकाली उसको यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है। हमारे टूल्स लगाए जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये सिचुएशन इस वजह से हुई है, जिससे कि हम यहाँ पे जजमेंट ले पाए। यानी कि अगर हम कोई जजमेंट लेंगे, तो उसका एक मीनिंग होगा ना कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन बताता है यहाँ पर कि ये इतने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, या फिर इतना परसेंट हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारी चीजें हमारे इंटरप्रिटेशन के अंदर आती हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए थे समराइज करके, उन सबको एनालाइज इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन करना पड़ता है हमारे रिलेटेड पार्टी को, जो हमारे हेड होते हैं उनको। किसके बेसिस पर?
रेशियो, ग्राफ, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन सारे बेसिस पर हम कम्युनिकेट करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी अम, हम कहीं भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में वो सारी चीजों को हम ग्राफ के थ्रू या फिर हम वहां पे डायग्राम के थ्रू या फिर किसी रेशियो के थ्रू वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इस कंपनी का जो, जैसे कि आपने बहुत सारे रेशियोज पढ़े होंगे, करंट असेट्स का, प्रॉफिट रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। वो क्यों पढ़ी हैं? वो आपको इन शॉर्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं उनके थ्रू कि कंपनी की ये स्ट्रेंथ है, कंपनी की असेट इतनी निकल कर आ रही है, कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट ये कह रहा है, जिससे कि आप इजी वे में उन सारी चीजों को कैच कर पाए कि हाँ कंपनी की रियल पोजीशन ये है, अब हमें इसके बेसिस पर ये डिसीजन लेना है। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पर हमें हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। हम राइट टाइम पर कम वे में उन सारी चीजों को समझकर डिसीजन ले सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप्स होती हैं हमारे अकाउंटिंग के। आई होप यहाँ पर आपको इन सारे स्टेप से अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। अकाउंटिंग के अंदर ये सारी प्रोसेस की जाती है, इन सारी प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है जो भी हमने रिकॉर्ड करें उनको सिस्टमेटिक वे में करें। मैंने आपको बताया था कि सिस्टमेटिक वे में किस तरह से किए जाएंगे। आप उनको क्लासिफाई करें उनसे रिलेटेड बुक्स में। आप अगर उनको उनसे रिलेटेड बुक्स में वहां पर उनको वहां पर ट्रांजेक्ट करेंगे, वहां पर उनको रिकॉर्ड करेंगे तो इजिली, अगर कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर आपको उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो आप रिलेटेड बुक्स को देखकर वहां पे इजिली वेरीफाई कर सकते हैं उन्हें। और अगर आपने ये सिस्टमेटिक वे में नहीं बनाया होगा तो वहां पे चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट का मतलब देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि कंपनी का मेन कंपनी का या किसी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट को अर्न किस तरह से करेंगे, जब हम ये सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, आपने रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, फिर बाद में कम्युनिकेट करा, तो इससे आपको क्या पता चला, कंपनी की ये पोजीशन है, हमारी कंपनी का इतना प्रॉफिट है, हमारी कंपनी का इतना लॉस है। तो वहां पर आप उस चीज से ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमें कंपनी का लॉस हो रहा है तो हमें अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो हमें आगे और एक्सपेंशन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इसी से पता चलती हैं। इसके अंदर हम आपको पता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने P&L अकाउंट बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई, जिसके बेसिस पर भी हमें अपनी कंपनी की सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम उसको और भी बेटर तरीके से रन करने में हम वहां पे हमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ascertainment द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारी बिजनेस की, वो भी मदद मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनल अकाउंट हमें क्या देता है, हमें ये बताता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब यहाँ पे अकाउंटिंग करने से जो हमारी पार्टीज होती हैं उनको हेल्प मिलती है, उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसके बेसिस पर वो डिसीजन ले सकते हैं, बैलेंस शीट देखकर पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो दिन पर दिन होती जा रही है। तो उनको एक लाइन मिल जाती है, एक हम बात करें तो एक उनको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ये कंपनी आगे मुझे बहुत बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक पार्टी के लिए हेल्प करती हैं। टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन। अब जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो मैनेजमेंट तो ये हमारा रिवील नहीं करेगा, जो ओनर है या ओनर के द्वारा ये रिवील नहीं किया जाता, लेकिन ये हमें एक कंसर्न होती है, इंफॉर्मेशन ये होता है इनके थ्रू ये पता लगाने का
क्योंकि देखिए बैलेंस शीट के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर ये सारी चीज़ों से हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बैलेंस शीट के थ्रू हमें लिक्विडिटी की पता चल जाता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। तो बैलेंस शीट बहुत हमारे लिए बहुत ही हेल्प करती है। बैलेंस शीट से हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि कंपनी के अब आप देखिए कंपनी की बहुत सारी बैलेंस शीट्स होती हैं। आप पास्ट 5 इयर्स की या पास्ट 10 इयर्स की बैलेंस शीट्स को लेकर भी पता लगा सकते हैं आपस में कंपेयर करके कि कंपनी की पोजीशन किस तरह से आगे बढ़ रही है या डाउन जा रही है। ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। तो इससे सॉल्वेंसी पोजीशन ईज़िली पता चल सकती है, जिससे कि अगर कभी कोई पर्सन इसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसको पता रहे कि आगे 2-3 साल में भी इस कंपनी की क्या पोजीशन रहने वाली है। एक आउटलाइन वहाँ पर उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है हमें सॉल्वेंसी पोजीशन भी पता चलती है अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब यहाँ पर हम एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए फर्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है असिस्ट करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं उन पे डिसीजन लेने में। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को ये बताता है कि फ्यूचर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स किस तरह की होंगी, और डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है रिगार्डिंग जो भी उनके एंटिसिपेटेड सरप्लस होते हैं, शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हेल्प मिलती है अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने में मैनेजमेंट को। सेकंड आता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए। तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे सारे रिकॉर्ड्स क्या रहेंगे, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड होंगे। तो इससे क्या होता है, उनको इजीली सारी चीजें समझ में आती हैं, कंपनी के रिगार्डिंग क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है, क्या उनका पैटर्न है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है सारी चीजों को चेक करने में, डिसीजन लेने में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनके अंदर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कंपनी की, कि इनके क्या प्रॉफिट ट्रेंड रह रहा है, इनका ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ये सारी चीजें भी हमें फाइनल अकाउंट से इजीली हम उनको चेक कर सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अब यहाँ पर क्या होता है, आप कहीं भी लोन लेने जाएंगे तो आपकी सबसे पहले लिक्विडिटी पोजीशन देखी जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो आपके फाइनल अकाउंट्स को चेक करके कोई भी कंपनी, अथॉरिटी या कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इजीली लोन दे सकता है। और अगर आपकी पोजीशन वहां पे सही नहीं होगी तो वहां पे आपको क्या होगा, मुश्किल होगी लोन लेने में। तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है हमारे टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने में। अब यहाँ पर हम पूरे सिस्टमेटिक वे में, वही वाली बात है, सारी चीजों को हम इजीली अच्छे से जो भी उनकी बुक्स हैं उनमें रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो जो भी हमारे अकाउंटेंट है या जो भी हमारे एडवोकेट है, हमारे जो सारे ये टैक्स की सारी चीजें देखते हैं, उनको इजी होगा सारी चीजों को फाइंड आउट करना कि हाँ हमारे पे कितनी टैक्स बनेगा, उसको कैसे पे करना है। तो ये बहुत हेल्प करती है हमारे हर चीज में। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी पार्टी से, तो अगर हमने उनसे कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा है, हमारे पास उनका एविडेंस है, हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसकी सेल्स रिकॉर्ड है, तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट में एज अ एविडेंस हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, तो वहां पर हमें क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को प्रूफ करने में कि हाँ हमारे ये ट्रांजेक्शन्स थे, हमने इस तरह से पेमेंट किया है, सामने वाली पार्टी जो है वो हम पर गलत इल्जाम लगा रही है। तो ऐसा बहुत ही ये चीजें जो होती हैं हमें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन आगे ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए कभी भी ये हमेशा कहा जाता है कि आप किसी से भी ट्रांजेक्शन करें, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, हर पर्सन को आप कभी भी किसी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर वो कम अमाउंट का हो या बड़ा अमाउंट का हो, आपको उसका एविडेंस जरूर लेना चाहिए। क्योंकि एविडेंस एक
प्रूफ होता है आपके पास कि हाँ आपने इस डेट में इसके साथ ये ट्रांजेक्शन्स किए थे। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पर अगेन हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके थ्रू हमें यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हम हमारे कंपनी किस तरह से रन कर रही है, या फिर हमें अगर वो अच्छे से रन नहीं कर रही है तो हमें क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पर हमारी कमी रह रही है जिससे कि हमारी कंपनी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर अपने बिजनेस को सेल करते हैं उस केस में यहाँ पर अगर हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, तो वहाँ पर उनका वैल्यूएशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमें ये पता लग रहता है कि हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमारी असेट्स कितनी है, जिसके बेसिस पर हम उसका सही वैल्यूएशन निकाल के अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे एडवांटेज समझ में आ रहे हैं, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक में या फिर ये इस पॉइंट में डाउट है, तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाए जाते। जैसे कोई भी एसेट हमने परचेस की थी उसको हम यहाँ पर डेप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हम कैसे शो कर रहे हैं, उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो भी कंपनी की पास्ट पोजीशन है वो सिर्फ वो बताती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो रियल में उसका प्राइस आज के टाइम में है वो यहाँ पर शो नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड आता है रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी कि इकोनॉमिक बेसिस पर या मॉनेटरी एस्पेक्ट में जो ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे नॉन मॉनेटरी हैं या फिर हम कहें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये भी इससे क्या होता है, एक तरह से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमारी कंपनी की प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है जब हम अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं वहां पर हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए ही नहीं है, यानी कि ये एक तरह से हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड आता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर हम विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेशन करके शो करना। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा डिस्क्लोज नहीं कर पाता जो हमारी फेवरेबल पोजीशन होती हैं, सॉरी जो हमारी फेवरेबल पोजीशन है सिर्फ वही डिस्क्लोज करता है, एक्चुअल पोजीशन तो बताता ही नहीं है। यानी कि कंपनी को जो शो करना है एक्चुअल में अपने स्टेक होल्डर्स को सिर्फ वही शो किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे स्टैटिक नहीं है। अब जो यहाँ पर हमने डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं, पोजीशन यहाँ पर सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है जो कंपनी को शो करनी होती है एक्चुअल में। तो ये भी एक तरह का हमारे लिए ड्रॉबैक है। जो दिखाना है सिर्फ आपने वही दिखा दिया, आपने जो रियल पोजीशन है वो तो आपने दिखाई नहीं कंपनी के अपने पार्टीज को। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अकाउंटेंट होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को मेथड को यूज करता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको जो सूटेबल लगता है वो मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। इन सारे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एक खुद का ओवरव्यू बन जाता है कि हमें अपनी पोजीशन इस तरह की दिखानी है तो हमें ये यूज करना है। हाँ, मतलब ये खुद का पर्सनल जजमेंट सा हो जाता है यहाँ पर। उससे क्या होता है कि कंपनी की जो रियल चीजें हैं वो शो नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड पोजीशन एंड नॉट रियल पोजीशन। अब यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग बहुत सारे जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं उन पर बेस्ड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो
फेल हो जाते हैं ट्रू पोजीशन को शो करने में, फेयर जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको शो करने में, फाइनेंशियल जो हमारी सिर्फ और सिर्फ हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमें अपनी कंपनी को, अपने रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियली साउंड दिखाना है, अच्छा दिखाना है। तो ये दिखाने के चक्कर में क्या होता है, वो रियल जो पोजीशन है वो उसको नहीं दिखा पाते। वो सिर्फ ये सोच कर चलते हैं कि हमें पब्लिक के अंदर अपनी गुडविल बना के चलनी है, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी हमारे हाई अथॉरिटीज हैं, हमें उनको खुश करके चलना है। इस तरह से अकाउंटेंट क्या होता है, अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन किस तरह से, देखिए हमने बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी पैटर्न है, सिर्फ उसको फॉलो किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को तो यहाँ ये इंक्लूड करते ही नहीं, जैसे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी, लेबर फोर्स की क्वालिटी, पब्लिक रिलेशन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे ये भी शो किया जाना चाहिए कि आप इस कंपनी की पब्लिक रिलेशन इतना है, या इसका मैनेजमेंट इतना हाई है, इसका मैनेजमेंट लो है। ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हम बिल्कुल इग्नोर कर ही देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरह से हमारा जो रियल चीजें हैं, जो पूरी सारी चीजें फेयर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट, मॉनेटरी एस्पेक्ट। हम बिल्कुल ये नहीं ध्यान में रखते कि बाकी सारी चीजें भी हमारे लिए मैटर करती हैं। किसी भी मैनेजमेंट का हार्ड वर्किंग होना, लेबर फोर्स का हार्ड वर्किंग होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उस कंपनी के प्रॉफिट का होना, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस पोजीशन पर हैं, उन्हीं की वजह से हम इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ, सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड्स और इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चेंज होती रहती है हमारे प्रोडक्ट में, प्राइस में कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, पॉलिसीज हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंपटीशन सा बना रहता है कि हाँ, अब ये है, इसको चेंज कर दिया, अब हमने ये वाला मेथड यूज कर लिया। तो इससे क्या होता है, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, आप ऊपर से चेंजेस पे चेंजेस किए जा रहे हो। तो इससे क्या होता है, आप ये हमारे फोरकास्टिंग के लिए सही नहीं रहता है। यहाँ पर जो हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हम बात करें तो आप सबको पता है कि आज के टाइम में इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो हम सिर्फ पास्ट इवेंट्स को फोरकास्ट करके नहीं चल सकते। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सारी फोरकास्टिंग किसके बेसिस पर करते हैं अपने रिकॉर्ड में, पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर, जो कि हमारे लिए कुछ हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं हमारे अकाउंटिंग के। आई होप यहाँ तक आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, हम नेक्स्ट आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पे। अब मैंने आपको अब तक जितना भी डिस्कस किया उसमें मैंने बार बार आपसे बात की थी इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स को प्राइमरी यूजर्स भी कहा जाता है और एक्सटर्नल यूजर्स को सेकेंडरी यूजर्स भी कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल यूजर्स हमारे क्या होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। देखिए, इंटरनल यूजर्स की बात करें तो इसमें तीन तरह की पार्टीज आती हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड ओनर्स। मैनेजमेंट हमारे किस तरह से हेल्प करता है, देखिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज करने में, पोजीशन दिखाने में, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने में, कंपनी के रिजल्ट को शो करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट के लिए तो अकाउंटिंग इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये वो इन सारी चीजों को दिखाता है। अब एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है हमारा अकाउंटिंग करना, तो देखिए एम्प्लॉयज के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना, ठीक है, और उसके बेसिस पर अपना रेमुनरेशन लेना, जॉब सिक्योरिटी, ये इम्पोर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज हैं और अगर उनको लगता है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट हमारा जो है डाउन जाता जा रहा है, हमारी कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, इनकी जॉब सिक्योरिटी पे खतरा बना रहेगा। उनको लगेगा कि कंपनी हमारी अच्छे से ग्रो कर नहीं रही है, हो सकता है हमें जॉब से निकाल दिया जाए। ठीक है, वही अगर कम इनको लगता है कि हमारी कंपनी तो दिन पे दिन ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, डबल हो गया पिछले साल से, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उनके अंदर ये रहेगा
कि हमारी कंपनी भी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो अब तो हमारा रेम्युनरेशन भी बढ़ना चाहिए, और अब तो हमारी जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि अब तो हमें जॉब से निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है। तो हमारी कंपनी के पास काम बहुत है, प्रोडक्शन बहुत है, तो वो हमको तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग भी डिसीजन लेके चलते हैं, ये सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं अपने माइंड में कंपनी की सिचुएशन को देखकर। ठीक है, अब देखिए ओनर्स के लिए अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या उनको क्या हेल्प मिलती है अकाउंटिंग से। अब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें ओनर्स के लिए मायने रखती हैं। अब कम ओनर को लगता है कि मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो फर्दर क्या करेंगे, आगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कि हमें अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या हमें और कौन सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और अपने एक्सपेंशन बिजनेस का किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीजें ओनर देखेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि मेरी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो उसको लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ अपने जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। मेरे पास कितना स्टाफ है, क्या वो स्टाफ मेरे लिए ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है स्टाफ फ्री का है, ज्यादा एक स्टाफ है, मुझे उसको कम करना चाहिए। तो वो इस तरह की डिसीजन लेगा। तो ये अकाउंटिंग इन पार्टीज को इस तरह से हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम इंटरनल यूजर्स में वो सॉरी एक्सटर्नल यूजर्स में देख लेते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर वो अपने कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सकता है, जिसके बेसिस पर वो उनको क्रेडिट करेगा। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिटर्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके पास पूरा ये हम कह सकते हैं कि उसको ये लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरा पैसा लेकर कहाँ जाएगी, ये तो इतना अच्छा कर रही है, इसके देखिए इन्वेस्टर भी इतने हैं, और इसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, मैनेजमेंट सब कुछ इसका बहुत अच्छा है, और इसका रिकॉर्ड भी अब तक का सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लोन देने में। ठीक है, वहीं अगर हम टैक्स अथॉरिटीज की बात करें, तो टैक्स अथॉरिटीज को क्या होता है कि वहां पे उनकी भी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, टैक्स रिटर्न टाइमली पे करती है, आगे भी पे करेगी। तो ये कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके बेसिस पर इस तरह का अनुमान लगा के चलती हैं। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर क्या होता है, वो चेक कर सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, ग्रो कर रही है ये कंपनी, तो हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके शेयर्स का बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन में ये सारी चीजें को इंक्लूड किया जाता है, जिसके बेसिस पर ये लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर या नहीं। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। अब देखिए कोई भी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हैं, उसकी सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है, उसकी डिमांड बहुत हो रही है, तो यहाँ पर कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ, ये कंपनी जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रही है, इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं किसी भी तरह से केमिकल नहीं है, बहुत अच्छा है, और बेनिफिट बहुत करते हैं इसके प्रोडक्ट। तो कस्टमर के माइंड में भी रहेगा कि देखिए इसके इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी में कुछ तो बात है, इसके प्रोडक्ट जेन्युइन है, और इसके देखिए इसका प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसके प्रोडक्ट लेने चाहिए। ये कोई ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्योंकि कोई भी कंपनी अच्छा काम तभी कर सकती है जब सारी पार्टीज उससे खुश होंगे। तो कस्टमर को भी लगेगा कि कुछ तो है इस कंपनी में, जिससे कि यहाँ पर इसका प्रॉफिट इतना बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ज्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर आता है हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें, तो वो भी इंश्योर हो जाती है फाइनल अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को चेक करके कि कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सही से डिस्क्लोज की है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलती है, टाइमली डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर ये सारी पार्टी जो होती हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं, उनको अकाउंटिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बेसिस पर वो फर्दर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको
एक्सटर्नल यूजर्स जो है वो भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम इनके थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीजें हैं जो कि होना चाहिए। फर्स्ट आता है रेलिवेंस। अब देखिए रेलिवेंस की बात करें तो यहाँ पर रेलिवेंस का मतलब यहाँ ये है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो जिस भी पार्टी के लिए प्रिपेयर की गई हैं, अभी हमने बात की इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर वहां से और उस इंफॉर्मेशन से उनको हेल्प मिल रही है, जिस तरह का वो डिसीजन लेना चाहते हैं उस तरह का वो डिसीजन ले पा रहे हैं, तभी हमारे लिए वो प्रिंसिपल रेलिवेंट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ है आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां से आपको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है तो वो आपके लिए बेकार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है, ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया, आपके लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया या फिर आपको इससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, अब तक आपने पूरी क्लास ली, 30 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट से ऊपर, लेकिन आपको अकाउंटिंग का अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, तो ये आपके लिए इरेलीवेंट है, आपके कुछ यूज की है ही नहीं, आपको अभी तक कुछ ही नहीं समझ में आया, आपको ये नहीं पता अभी तक कि अकाउंटिंग क्या है, मैंने आज जो भी समझाया वो आपके लिए क्या रहा, यूजलेस रहा। तो यही हमारा रेलिवेंस कहलाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो उसके यूजफुल में है या नहीं। ठीक है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वो पर्सनल बाइसनेस उसमें ना हो, जजमेंट उसका बिल्कुल फ्री हो, किसी से भी वो बाउंड ना हो कि हाँ मुझे इस यही करना है, भले ही वो उस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन ना डिस्क्लोज कर रही हो, लेकिन हम उसको रॉन्ग देंगे लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। वेरीफाई होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया आप कोई भी रिकॉर्ड करेंगे किसी भी चीज का तो उन सबका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। उसके क्या होता है, जिससे कि अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको ट्रुथफुलनेस रहेगी, करेक्टनेस रहेगी उसके अंदर इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड आता है हमारा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर हम बात करें तो फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर एक तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर किसी भी तरह की, फिजिबल हो एक तरह से कि वो वहां पर उसको हम बात करें तो कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी तरह की उनको ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो इन सारी चीजों को करने में, कोई भी आपने मेथड ऐसा अडॉप्ट कर लिया जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए फिजिबल साबित नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर, यानी कि कितने तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस की हम पे बात करें, ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर जो बिजनेस जो है वो हमारा एक सेपरेट एंटिटी की तरह यूज किया जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो ओनर है उससे अलग माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो इस बेसिस पर किए जाते हैं कि एक ओनर और उसके बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटी है। जिससे कि क्या होता है, जो कंपनी होती है उसके सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं, उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो सेपरेट ओपन किया जाता है। और अगर कोई भी इसलिए तो हम कभी भी कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पे, और ये देखते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है कितना रिटर्न मिलेगा, इसलिए वहां पर सारी रिकॉर्डिंग जो होती है वो सेपरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी में हमारे एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड या फिर जो जिनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और जो हमारे क्वालिटेटिव हो गए एस्पेक्ट उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ ये होता है कि हम ये
यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। हम यही सोच कर नहीं चलते कि हमारा बिजनेस हम आज स्टार्ट करें उतने समय बाद हम बंद कर देंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पे काम करके चलते हैं हम। फिर है हमारा अकाउंटिंग पीरियड इंफॉर्मेशन अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशंस की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर हम इसको हम पीरियोडिक कॉन्सेप्ट या फिर हम टाइम पीरियड अजम्पशन भी बोलते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी यहाँ पर हम इसको मान के चलते हैं। इस पर हम एक पीरियड इंक्लूड करते हैं जिस पीरियड के बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके चलते हैं कि हाँ हमारा ये पीरियड है, हमें अपने रिकॉर्ड्स इस पीरियड तक कंप्लीट करने हैं, जो कि आप सबको पता है कि हमारे लिए हमारे यहाँ 1 ईयर का पीरियड लेकर चला जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होते हैं। हम बात करें अदर वर्ड्स में तो एक्विजिशन कॉन्सेप्ट भी इसको हम बोलेंगे। तो सारे मेजरमेंट सारे ट्रांजेक्शन्स हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उनको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डुअल एस्पेक्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ भी यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कोई भी ट्रांजेक्शन उसका होगा उसका डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। सिंगल सिस्टम को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज हमने जितनी भी फॉलो की है तो वहां से हम रेवेन्यू के बेसिस पर लेके चलते हैं। क्योंकि कोई भी हम इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो उससे हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा, क्या हमारी रेवेन्यू एक्टिविटी हो रहेगी, ये सारी चीजें हम इसके बेसिस पर लेके चलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस रन नहीं किया जाता, इकोनॉमिक बिजनेस की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट की देखिए हम यहाँ पर बात करें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अब आपको मैंने बताया कि डुअल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी यही देखा जाता है कि हमारे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये मैच किया जाता है कि इतने हमारे एक्सपेंडिचर थे, इतनी इनकम थी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक्रूअल जो होता है हमारे इसको हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। ये हमें अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको लेकर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कैश को लेकर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट है वो हमें पता चलता है कि हाँ देखिए अगर ये रिकवर हो गया तो हम इसे कैश में रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं तो हम इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट की तरह एक्रूअल बेसिस पर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, कभी ना कभी तो ये हमें रिसीव हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी हम कैश की तरह ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि ये किसी से भी बाइस्ड नहीं होना चाहिए, फ्री सारी जजमेंट होने चाहिए इसके अंदर। जो भी पोजीशन है उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो पोजीशन यहाँ पे शो की जाए, जो रियल पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ वही शो करनी चाहिए, किसी से भी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस की यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पर ये है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, फिर वो चाहे हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट रहे या कंपनी की हमारे हमारी पोजीशन को डाउन शो करें, कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए। इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस हमें दे रखे हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। जो भी उन्होंने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, जो प्रोविजंस दिए हैं, जो सेक्शंस दिए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए हमें सारे अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने चाहिए, जिसके थ्रू फुल डिस्क्लोजर वहाँ पे बना रहे। सेकंड आता है कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी की यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप कोई भी अपना जो रिकॉर्ड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने की कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी कि 1 ईयर। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो वो 1 ईयर में ही प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कभी आपने 6 मंथ्स कर लिए, कभी आपने 2 ईयर कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप कुछ भी अपना कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। कई लोग 1 जन से 31 दिसंबर लेके चलते हैं, कस्ट कई पर्सन मार्च टू अप्रैल लेके चलते हैं, कई पर्सन दिवाली टू दिवाली लेके चलते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 साल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्टिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। जो भी हमारे अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, उनको इग्नोर किया जाता है। और जो हमारे एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हमारी जो भी फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का हमें लॉस हो रहा है या किसी भी तरह की मिस अनहैपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहले से अपने पास इतना फंड रखें जिससे कि अगर कोई ऐसी हमारे पास कंडीशन आती है तो हम उसको इजीली उससे डील कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, खुद को सेफ करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है कंजर्वेटिज्म की। ये प्रोविजन क्या होते हैं, हमारे जितने भी नॉन लायबिलिटीज लॉसेस होते हैं उससे बनाए जाते हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरह की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहां से उससे डील कर पाए। लास्ट आता है हमारा कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। देखिए, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी की बात करें तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो होता है वो हमें परमिट करता है जो भी हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको इग्नोर करने में। और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा मटेरियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है इस प्रिंसिपल के अंदर। यानी कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को छोड़ के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे आइटम्स होते हैं इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट रखते हैं, यानी जिसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता, इररिलेवेंट नेचर के होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, सिर्फ और सिर्फ वही हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट या इवेंट्स जो कि हमारे लिए रेलेवेंट साबित होते हैं या फिर जिससे हमारी पोजीशन को इफेक्ट पड़ता है। जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन जिस आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। मीनिंग, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है, प्लीज प्लीज जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं अकाउंटिंग चैप्टर 2 में, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे जर्नल है, लेजर है, और भी अकाउंट्स होंगे, ट्रायल बैलेंस है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।